आज के सिविक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम खंड 6 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद आज़ाद भारत में किन किन समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ा, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में कुछ ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास सबसे बड़ा चुनौती भरा कार्य था और इसमें अन्य चुनौतियां जो थी उन सब में कठिन था आर्थिक विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार के समय बहुत ही ज़्यादा जन धन की हानि हुई थी और इस हानि की भरपाई करना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से विकास संबंधित जो नीतियों का नियोजन किया गया और नियोजित तरीके से जिन नीतियों को बनाया गया उन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं विकास के सिद्धांत, यानी सबसे पहले जब भी हम कुछ करते हैं, नया करते हैं, तो एक सिद्धांत, एक रूल होता है, उसके माध्यम से जब करते हैं तो हम सफलता तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो मानव जीवन के सभी पक्ष इसमें शामिल थे, जैसे सामाजिक समानता, उच्च आय स्तर, भौतिकता, बौद्धिक क्षमता का विकास। स्वतंत्रता के समय भारत के पास विकास के 2 मॉडल मौजूद थे। आप सब भी जानते हैं कि दुनिया में 2 ही मॉडल थे। पहला मॉडल उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कुछ ही देशों के साथ ये मॉडल था। दूसरा जो मॉडल था वो था समाजवादी मॉडल। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था और स्वतंत्रता के समय में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी मॉडल को, यानी समाजवादी मॉडल को स्वीकार किया था। अब स्वतंत्रता के समय भारत के सामने जो प्रमुख चुनौतियां थी वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या 70% कृषि पर आश्रित है, तो उस समय सिंचाई की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी और बिजली की समस्या। तो सरकार ने सबसे पहला जो ध्यान दिया वो सिंचाई पर दिया और बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया, जिससे कि लोगों के खेतों में अच्छी फसल का पैदावार हो और बिजली उत्पादन यानी पानी से बिजली बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को बनाया गया। इसमें निम्नलिखित है हीराकुंड परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि थी देश के लिए कि सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए हीराकुंड और भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत ही बड़ा योगदान दिया इसने आर्थिक सहयोग में, देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने में। आगे जो थी भारी उद्योग और कारखाने खोले गए इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत। रक्षा उत्पादन भी इसमें शामिल किया गया, साथ ही संचार और परिवहन में भी सुधार किया गया। संचार और परिवहन से क्या हुआ कि हमारे उद्योग धंधे विकसित हुए। परिवहन के द्वारा कच्चे माल का उत्पादन फैक्ट्रियों तक उपलब्ध कराना बहुत सुगम हो गया, क्योंकि खेतों से कच्चे माल को उठाने के लिए परिवहन की आवश्यकता थी, जो उद्योग धंधे तक ले जाके उन्हें कारगर रूप से सशक्त तरीके से कामयाब बनाते। आगे जो भूमि सुधार था उसमें भी बहुत बड़ा एक चुनौती था, जिसमें जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, समाप्त किया गया। जमींदारों की और भूमाफियाओं की शक्ति को कम किया गया। भूमि सुधार में जो निम्न आय वर्ग के लोग थे उनका बहुत अधिक शोषण हो रहा था जमींदारों के द्वारा। बंधुआ मजदूरी प्रथा खत्म किया गया और कृषि पर सार्वजनिक अधिकार स्थापित किया गया। तो इस तरह से नियोजित विकास की राजनीति में स्वतंत्रता के बाद ये निम्नलिखित उपाय किए गए, जिससे भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो पाए। अब इसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, यानी 5 वर्ष के लिए गवर्नमेंट ने निश्चित योजना बनाई कि हमें कहाँ पर, किस विभाग में, किस मद में कितना खर्च करना होगा कि हमारा भारत देश और भी ज़्यादा सशक्त होकर उभरे और दुनिया में अपना एक अहम स्थान बना सके। तो इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं और साथ ही श्वेत क्रांति
तो ये दोनों हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नियोजित विकास की राजनीति और विकास के सिद्धांत आपने आज देखा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वो भी आपने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।